अगर आरसीबी और मुंबई इंडियंस भिड़ते हैं तो ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनल होगा। दूसरी जानिब पंजाब किंग्स की टीम भूखे शेर की तरह गात लगाए बैठी है, क्योंकि उनका भी कुछ हिसाब बाकी है आरसीबी से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से कुछ हिसाब चुकता करना है, वो जो पिछले कुछ मुकाबलों में शिकस्त हुई है उसका बदला लेना है। मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स दूसरे इस क्वालिफायर की बात करेंगे कि किस टीम की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि मुकाबला तो यह भी बड़ा और आज आरसीबी से फाइनल में कौन सी टीम भिड़ सकती है उसके बारे में डिटेल में विस्तार में चर्चा की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की स्टोरी शामिल करूंगा कि क्या अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास का, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है, क्या सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स का, क्योंकि बाबर आजम आए, शाहिद अफरीदी आए, वसीम अकरम आए, द लेजेंड इमरान खान आए, जहांगीर खान आए, शेर खान आए, सब खिलाड़ियों के बारे में। हॉकी में हमने लेजेंड्स पैदा किए, सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, सोहेल अब्बास, क्या उन सबसे ऊपर है अरशद नदीम, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और फिर एंड पर हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने क्या बदलाव कर सकता है अपनी टीम में, क्या चेंजिंग की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफायर उस मुकाबले की, क्योंकि मुकाबला बड़ा और जो मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आता हूं वो मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मुंबई की ताकत की बात करेंगे। मुंबई इंडियंस की ताकत पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टीम के पास हारने को कुछ नहीं था। आज से तकरीबन 35-36 दिन पहले ये टीम आखिरी नंबर पर थी, फिर वहां से फाइट करता है, इनका कप्तान स्टेप अप करता है, रोहित शर्मा रन बनाते हैं, रिकल्टन अच्छा खेलते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में जॉनी बेस्टो आते हैं, वो अच्छा खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह वो क्रंच मोमेंट्स पर स्टेप अप करते हैं, फिर उसके साथ ग्लिसन को मौका मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं, दीपक चार अच्छा कर रहे होते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो अवेलेबल है नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन मुंबई इंडियंस ने जो पलटवार किया वो लाजवाब किया। अब इस टीम की ताकत की अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी टीम मुझे सच कहूं तो ताकत ही लगती है। नए गेंद के साथ दीपक चार है नहीं, बट ग्लिसन हूं, बुमराह हूं, या फिर ट्रेंट बोल्ट हूं, या इवन मिचेल सेंटनर भी हूं, किसी ने कमी महसूस होने नहीं दी। और जो परफॉर्मेंस दी थी आपने एलिमिनेटर में अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। तो आप इस टीम की लाइनअप जरा देखिए। जॉनी बेस्टो ऊपर मौजूद है, साथ रोहित शर्मा मौजूद है। दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले 2-3 ओवर्स अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर पावर प्ले में एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा देते हैं, और दोनों के खेलने का अंदाज अलग है। दोनों एक तो रोहित शर्मा की अगर बात करें तो वो कट पुल वापस उसी तरह से खेल रहे हैं पिछले मुकाबले में दिखा के, 1 सेकंड एक्स्ट्रा है रोहित शर्मा के पास और गेंद को अपने पास आने दे रहे हैं। और फिर एक दफा फिर रोहित शर्मा का वही पुराना अंदाज देखने को मिल रहा है। एक्स फैक्टर रोहित शर्मा इज बैक, क्लच रोहित शर्मा इज बैक, क्योंकि बॉडी के बराबर से वो बंदा ना मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारता है, वो पुल मारते हैं। फिर सबसे खास बात जो मुझे उस इनिंग्स की उनकी तरफ से लगी वो ये लगी कि रोहित ने जल्दी नहीं की, जो अमूमन वो करते हैं। पिछले 1-2 साल से बंदे ने ईगो अपनी साइड पर रखी हुई थी, टीम के लिए खेलते थे, लेकिन पिछले मुकाबले में इनिंग्स को कैरी किया, थोड़ा वक्त भी लिया। रोहित शर्मा इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, वो वहां पर मौजूद है। जॉनी बेस्टो एक ही मुकाबला खेला है, उससे कबल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पर 2 50s बनाकर आए थे, लेकिन जब आईपीएल में आए तो टेस्ट से सीधा जो क्या कहते हैं कि वर्सटाइल क्रिकेटर की तरह एक बड़ा यू टर्न लिया और फिर टी20 के अंदाज में खेले। वो 47 रन की एक इनिंग्स खेली थी, लाजवाब इनिंग्स थी। वो भी शुरू पर अटैक करना जानते, तो फिर दो विस्फोटक बल्लेबाज आपके पास मौजूद है। उसके बाद स्काई रन बना रहे हैं, दूसरे नंबर पर हैं, ऑरेंज कैप से थोड़ा सा पीछे है, मे भी शायद वहां तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन दैट रियली डजंट मैटर एट द एंड। जब आपने 670 रन बनाए और आपकी टीम के लिए आपने उस मौके पर रन बनाए जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जब मुंबई शुरू पर 2-3 मुकाबले हारी थी, तो फिर उसके बाद स्काई और उनके साथ तिलक वर्मा, इन दोनों खिलाड़ियों ने कोर में जैसा परफॉर्म किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तिलक भी आप उनको शफल भी कर सकते हैं, ऊपर भी खिला सकते हैं, नीचे भी खिला सकते हैं। उनके साथ नमन धीर मौजूद है, रन जिस खिलाड़ी ने भी बनाए, यंग टैलेंट है। और सबसे खास बात मुंबई इंडियंस की यह है कि इनका जो कोर है या टॉप ऑर्डर भी है, इस टीम में इंडियन प्लेयर ज्यादा मौजूद हैं, इन कंडीशंस को जानते हैं। और फिर जब भारतीय खिलाड़ी आपके पास मिडिल में मौजूद होते हैं आईपीएल में, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, पिछले मुकाबले में 21-22 रन जो आखिरी ओवर में लिए थे, और फिर वो जो छोटी सी इनिंग्स खेली थी, छोटा सा एक कैमियो खेला था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और मुझे ऐसा लगा कि मैच में कहीं ना कहीं फर्क उसी कैमियो ने डाला। और उसके बाद फिर गेंदबाजी पर नजर दौड़ाई जाए तो बुमराह सबसे पहले इस खिलाड़ी का नाम आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता का प्रतीक ये खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। पिछले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को वो जो यार्कर लगाया था, उसके बाद तो मुकाबले की काया एकदम पलट गई थी। बुमराह मौजूद है, नया गेंदे, पुराना गेंदे, डेथ में, शुरू में, जहां गेंदबाजी करा रहा हो, बंदा एकदम लाजवाब है, ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, वैसे आप बताइएगा। उसके बाद नजर जुड़ाई जाए तो फिर वहां पर मौजूद है ट्रेंट बोल्ट।
नए गेंद के साथ अच्छा करते हैं। पिछले मुकाबले में पहले 3 ओवर्स में रन जरूर पड़े थे, लेकिन आखिर पर जब 2 ओवर्स में 36 रन चाहिए थे तो वो आकर किफायती गेंदबाजी की, वहां पर आउट भी किया था शरफैन रदरफोर्ड को। फिर उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की थी शाहरुख खान के अगेंस्ट भी, आखिरी गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन उस मुकाबले में बोल्ट जो थे वो मुकाबला दूर लेकर चले गए थे जीटी से। फिर उसके बाद अगर दीपक चार फिट होते हैं, खबरें आ रही हैं कि वो मैच फिट है, पर क्या उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि ग्लेसन ने भी तो ठीक ठाक काम किया था। राज बावा आपके पास एक ऑलराउंडर मौजूद है, उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद करण शर्मा को आप मिचेल सेटनर के साथ अगर खिलाते हैं, क्या पता आप इंपैक्ट प्लेयर भी आप उनको खिला लें, तो फिर आपकी टीम तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सपाट है। समस्या एक ही है कि जो ऊपर खिलाड़ी खेलने वाले हैं वो ज्यादातर एक ही अंदाज में खेलते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, जॉनी बेस्टो, शुरू से अगर 1-2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और उसके बारे में बात करूंगा जब पंजाब किंग्स की टीम की बात करेंगे, तो मतलब पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की बात करेंगे तो इस टॉपिक पर आऊंगा। अब यहां पर बात करना इसलिए जरूरी है पंजाब किंग्स का, क्योंकि पंजाब किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसमें अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी जो है ना वो टीम को संभाले हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेला, इंडिया के लिए नहीं खेला, वो पंजाब किंग्स या किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज को तने तनहा लीड कर रहे हैं। प्रभसिमरन 500 से ऊपर रन, खेलने का तरीका अच्छा, आरसीबी के खिलाफ भी स्टार्ट ठीक ठाक, मतलब नॉट इन अ सेंस स्टार्ट किया आपने कोई 20-30 रन बना लिए थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आ रही थी, एक अच्छा चौका भी चढ़ा था। पर उसके साथ वही बात आती है कि यार थोड़ा संभाल के खेल ले यार, थोड़ा सा वक्त ले ले, लेकिन वहां पर अटैक करने की कोशिश की और वो आउट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन अगर बोल्ट और जसप्रीत बुमराह या दीपक चहर खेले या इवन ग्लेसन भी हुए तो पावर प्ले के 2-3 ओवर्स में अगर विकेट सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर वहां से पंजाब किंग्स पलटवार कर सकता है। फिर श्रेयस अय्यर भी मौजूद है, अय्यर को अगर स्टार्ट मिला हो पावर प्ले में 30-35 रन ही इवन, तो अय्यर भी खेलना जानते हैं और बीच में अगर स्पिन आती है तो अय्यर से बेहतर खिलाड़ी आपको मिल नहीं सकता। फिर उसके बाद मार्कस स्टोनी से ऑस्ट्रेलियन है, तो यू वुड एक्सपेक्ट के बड़े मुकाबले में मतलब एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्या कर सकता है। उसके साथ जोश इंग्लिश भी मौजूद है, रन्स तो पहले मुकाबले में इन्होंने भी आते हुए बनाए थे जब ब्रेक के बाद आप वापस आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी साधारण है, बट कहीं ना कहीं वो इंडियन कोर या इंडियन कैप खिलाड़ी में से, लेकिन अय्यर के आने से मतलब अय्यर के आने से नहीं, तो कप्तान है, मतलब लेजेंडरी कप्तान है। आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लें, आईपीएल देख लें पिछले साल को, और फिर इस साल भी अपनी टीम को जिस तरह लीड किया और यंग खिलाड़ियों को जिस तरह लड़ाया है, वो चिड़िया से बाज लड़ाने का हुनर अय्यर जानते हैं। फिर शाशंक सिंह और निहाल वडेरा मौजूद है जो फिनिश ठीक ठाक करना जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब की टीम सॉलिड नहीं है। अब जो पंजाब की कमजोर कड़ी है, और जब इनका मुकाबला मुंबई की बल्लेबाजी से होगा तो ये देखना होगा, क्योंकि अर्शदीप का कद गेंदबाजी में बहुत बड़ा, बट काइल जेमिसन आपको डिलीवर नहीं करके दे रहे। विराट कोहली का विकेट जरूर लिया था पर उस पिच पर एक्स्ट्रा बाउंस था, और जब आप अहमदाबाद में आएंगे तो यू वुड थिंक कि यार उसी तरह की पिच मिलेगी। अगर ज्यादा जो पिच हुई वो बल्लेबाजी को सूट करती हुई तो फिर तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह वहां पर मौजूद है, बट मुझे लगता है कि अजमतुल्लाह की जगह, अजमतुल्लाह उमरज़ई की जगह अब सेवियर बाटलेट को खिला दे, क्योंकि अच्छा गेंदबाज है और उनके होने से वो एक एक्स फैक्टर टीम में आ जाएगा। और इस तरह का गेंदबाज जब आपके पास मौजूद होता है और आप उसको तुर्प के पत्ते के तौर पर एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोचकर आप उसको खिला देते हैं इस तरह का सेमीफाइनल या क्वालिफायर 2 या एलिमिनेटर या फाइनल मार्का, तो फिर वो सरप्राइज पैकेज हो सकता है। यूजी चैल फिट है तो मतलब डन एंड डस्टेड वो खेलेंगे। तो फिर अगर सेवियर बाटलेट को खिलाते हैं और उनके साथ अर्शदीप आते हैं, रोहित शर्मा और जॉनी बेस्टो के अगेंस्ट, तो ये बैटल जो होगा वो मैच को डिसाइड कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। मुझे लगता है कि वैसे मुंबई का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर है, बट पंजाब कैन पलटवार। 60 मुंबई को रेट करूंगा, 40 पंजाब किंग्स को रेट करूंगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाब ये मुकाबला जीत नहीं सकता। मुकाबला एकदम दांसों होने वाला है। अब अरशद नदीम की बात करते हैं कि क्या ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, मतलब नॉट ओनली क्रिकेट, जिस भी स्पोर्ट्स में आप नजर दौड़ाएं। सबसे पहले मैं उनकी अचीवमेंट्स आपको बताता हूं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जीता। उसके बाद आज ही के दिन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, एट दिस टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो फिर अरशद नदीम ने एक गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, नॉट ओनली एशियन में तो वो पहले जीत चुके हैं। तो फिर वर्ल्ड में इस तरह का आपके पास एक खिलाड़ी मौजूद होता है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का थ्रो है 90.18, मतलब 90.11 मीटर की थ्रो फेंक कर ये खिलाड़ी सबसे ऊपर खड़ा होता है। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर मेडल उसके साथ इन्होंने इमरान रजा कप में जीता था। उसके साथ साथ पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में, एशियन में और वर्ल्ड एथलेटिक्स में एक मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। और ये कहानी इस खिलाड़ी की अलग है, क्योंकि मियाँ चन्नू से ये खिलाड़ी आता है। पाकिस्तान में जवलिन थ्रो का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तने तनहा मैदान में आते हैं, अकेले जंग लड़ते हैं, और फिर जब आप रेस में
अकेले भाग रहे होते हैं तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट आते हैं। अब इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि इस वक्त जब हम 2025 में जी रहे हैं तो इस वक्त अरशद नदीम से बड़ा सुपरस्टार मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि कोई नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप की उस ट्रॉफी से बराबर। और करंट टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई, या हॉकी नहीं जीत पाई, क्रिकेट नहीं जीत पाई, स्नूकर में जरूर जीता था मोहम्मद आसिफ ने, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओलंपिक्स मेडल इज ग्रेटर देन दैट। आपको क्या लगता है? लेकिन हिस्ट्री में पाकिस्तान ने सुपरस्टार्स पैदा किए, जैसे इमरान खान ने मतलब वर्ल्ड कप 92 का जीता, फिर टीम को अपनी तरह जिस तरह लीड किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, हर खिलाड़ी का एक अपना हो रहा था। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल। किसी को छोटा बड़ा या मतलब हम कहें कि यार ये अरशद नदीम आ गया तो वो छोटा हुआ, ऐसे नहीं होता। ये नेशनल हीरोज जो होते हैं ये सबके होते हैं, ये आपके हीरोज होते हैं, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हर खिलाड़ी का एक अपना ओरा होता है, अपना एरा होता है, और फिर अपना एरिया भी होता है, अपनी फील्ड भी होती है। जिस फील्ड में जो है जिस खिलाड़ी ने, चाहे पाकिस्तान का हो, भारत का हो, दुनिया के किसी हिस्से का हो, अगर मुल्क का नाम रोशन किया है, स्ट्रगल करके, मेहनत करके किया, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के उस मुकाबले की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान सीरीज ऑलरेडी जीत चुका है। कल की वीडियो में बात की थी कि नए खिलाड़ी जीत रहे हैं इस टीम को, वी शुड बैक देम, बट एट दिस स्टेज आई वुड लाइक टू कंफर्म दैट कि बाबर आजम और रिजवान आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो बाबर आजम और रिजवान आते हैं तो फिर तीसरे T20 में आपको हुसैन तलत को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्वाड आपने तरतीब दिया, हसन नवाज परफॉर्म कर रहे हैं, साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहे हैं, फखर जमान तो खेलेंगे ही अगर वो फिट होते हैं, साइम अयूब भी खेलेंगे, तो फिर आप ड्रॉप किसको करेंगे? मे भी आप सोचें कि हुसैन तलत को ड्रॉप करके किसी पुराने खिलाड़ी को वापस से टीम में एडजस्ट किया जाए, तो फिर उसके लिए तीसरे T20 में उसको मौका दिया जाए। और मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ भी हुसैन तलत या इस तरह के जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको आप एक मौका दें, ताकि उनको भी फुल मौका मिले खुद को प्रूव करने का। और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते या परफॉर्म करते भी हैं, लॉन्ग कैरियर है इनका, तो फिर आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वापस लाकर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज या अगेंस्ट अफगानिस्तान आप टेस्ट कर सकते हैं। और फिर नसीम शाह की परफॉर्मेंस का ग्राफ क्योंकि नीचे गिरा, तो आप कोशिश करेंगे कि या हसन अली को बिठा दे या फ़हीम अशरफ को बिठा दे, तो मे भी आप इन दोनों को बिठाकर फ़हीम अशरफ और हसन अली को आप अब्बास अफरीदी और नसीम शाह को भी खिला दे, क्योंकि अब्बास अफरीदी आपकी टीम में नहीं थे, वसीम जूनियर इंजर्ड हुए, तो तब अब्बास अफरीदी आए। तो फिर इन खिलाड़ियों का फ्यूचर भी आपने डिसाइड करना है, क्योंकि शाहीन, मुझे लगता है कि शाहीन की आपको T20 क्रिकेट में ज़रूरत है, क्योंकि 4 ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं करता। ये आप लिख लीजिए। हारिस रऊफ पुराने गेंद के साथ करते हैं, नसीम शाह नए पुराने दोनों गेंद के साथ करते हैं, बट वो जो नए गेंद के साथ एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करना, यू नीड शाहीन इन T20 टीम, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। और आज का मुकाबला मुझे लगता है एक बार फिर पाकिस्तान जीत जाएगा और वाइट वाश इज लोडिंग। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होती है कल।